मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल जमीन बोझ हो जाऊंगी। मुझे बाथरूम तक जाना और कमरे से लेकर बाथरूम तक का सफर मेरे लिए 7 समंदर पार जैसा सफर हो गया था। जाहिर सी बात है कि मैं अपने पैर पर जोर डाल ही नहीं पा रही थी, तो खड़ी कैसे होती। मैंने हिम्मत की और जरा सा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बुरी तरह लड़खड़ा गई। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मेरा 4 साला बेटा खिलौनों से खेल रहा था। मैंने इसे आहिस्ता से आवाज दी, शहाब मम्मा की मदद करो। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और इनकार में सर हिला दिया। कहने लगा, मम्मा अगर मैंने आपकी मदद की तो दादी मुझे बहुत मारेंगी। मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे अपने बेटे ने मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इसके दिल में दादी और बाप का खौफ पूरी तरह बैठा हुआ था। अगर वो मेरी जरा सी बात भी सुनता तो इसका बाप और दादी मिलकर इससे इस कदर मारते कि वो बेचारा बुरी तरह सहम जाता, जबकि मेरी बात ना मानने पर से हमेशा इनाम मिलता था। इसलिए अब भी जब मैंने बड़ी मुश्किल में इससे मदद मांगी तो इसने इनकार कर दिया। वैसे तो एक 4 साला बच्चा मेरी भला क्या मदद कर सकता, लेकिन शायद इसके होने से मुझे कुछ सहारा मिल जाता। लेकिन इसके जवाब ने जिस तरह मेरा दिल दुखाया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा था। मैं धीरे धीरे गिरती पड़ती कमरे से निकलकर वॉशरूम तक पहुंची थी, लेकिन इतने में मेरी सास की गरजदार आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो नफरत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, बहू वैसे तो सारा वक्त कमरे में पड़ी रहती है, बस बाथरूम जाने के लिए ही नजर आती है। तेरा बस चले तो बाथरूम भी कमरे में बनवा कर हमसे जान छुड़वा ले। सास की बात पर मैंने नम आंखों से इनकी तरफ देखा था। मैं बहुत मजबूरी से अपने कमरे में थी कि खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था, और वो चाहती थी कि मैं ऐसे में भी मैं भाग कर घर के काम करूं। मुझसे रहा न गया तो मैं बोल पड़ी, अम्मा आप मेरी हालत नहीं देख रही। आपके बेटे ने मेरी टांग की हड्डी तोड़ रखी है। ऐसे में ना खड़ी हो सकती हूँ ना चल सकती हूँ। काम कैसे करूँ? मेरी बात सुनना था आई मेरी सास की चप्पल की तरह में उड़ती हुई मेरे पास सर पर आ गई। मुझे बालों से टकरा और एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, जबान दराज सास को जवाब देती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया था ना, बड़ों से इस तरह बात करते हैं। मेरे बेटे ने अगर तेरी टांग तोड़ दी है तो इसमें तेरा ही कसूर है। तू ही जबान चलाती है, बकबक करती है, जवाब देती है। मेरे बेटे ने सिर्फ तुझसे यही कहा था ना कि अपनी माँ से 10-15 लाख रुपए मांग ले। ऐसा कौन सा गुनाह किया था? हर शौहर अपनी बीवी से उम्मीद करता है। जब से तेरे कदम पड़े हैं मेरे बेटे का कारोबार डूबता ही चला गया। तेरी नहू ने मेरे बेटे के कारोबार को बर्बाद कर दिया है। अब अगर वो अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा करने के लिए तेरे घर वालों से मदद मांगना चाह रहा है तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तूने साफ इनकार कर दिया। मैंने तो इससे यही करना था। मेरी सास ने अपने बेटे के वहशाना सुलूक को बड़ी आसानी से मेरी गलती करार देकर मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। फिर कहने लगी, बाथरूम से निकलकर सीधे बावर्ची खाने का रुख कर। खड़े होकर पकाना नहीं आता तो बैठकर पका, लेकिन मुझे खाना वक्त पर चाहिए। कुलसुम भी आने वाली है, इसके लिए भी अच्छा सा खाना तैयार कर दे। मेरी बड़ी नन का नाम लेते हुए मेरी सास तन फन करते हुए कमरे में चली गई और मैं बड़ी बुरी हालत में बाथरूम के अंदर चली गई थी। बाथरूम में भी सारा वक्त रोती रही। सारे घर में एक ही जैसी जगह थी जहाँ मैं पूरी तरह अपने दिल को गुबार निकाल लिया करती थी। अगर मैं कमरे में रोती तो मेरा शौहर मुझे ड्रामेबाज कहता। कमरे से बाहर रोती तो मेरी सास शौहर से शिकायत लगाती कि मेरे सामने ड्रामे करती है। मैं अपने ही घर में खुलकर आंसू बहाने की भी हकदार नहीं थी, इसलिए बाथरूम में ही आंसू बहा लिया करती थी। पहले ही परेशानियां क्या कम थी, जो ऊपर से मेरी सास ने कुलसुम के आने की खबर सुना दी। वो जब भी आती है तो दो की चार करके मजीद मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का देती है। अम्मा को भी इतना उकसाती है कि अम्मा डंडे लेकर मुझे मारने के लिए आती हैं। मेरी टांग की टूटी हुई हड्डी के पीछे भी कुलसुम का ही हाथ था। उसने ही अपने भाई को भड़काया था कि अपने ससुराल वालों से पैसे मांग, वो लोग जरूर बेटी के खातिर पैसे दे देंगे। और इसकी बातों में आकर जरियाब ने मुझे मजबूर किया था मैं अपनी माँ से पैसे मांगू, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। ना वो मेरे हालात से वाकिफ थी, ना ही मैं इन्हें खुद पर गुजरी किसी कयामत की खबर देना चाहती थी। इसलिए जब मैंने मना किया तो मेरे शौहर ने कुलसुम के पकड़ाए हुए डंडे से मुझे इतना मारा कि मेरे पाँव की हड्डी टूट गई। ना जाने
जाने फ्रैक्चर था या हड्डी पूरी तरह टूटी हुई थी। जो भी था ना दर्द बर्दाश्त करने के काबिल था और ना ही मुझसे बर्दाश्त किया जा रहा था। जिस वक्त से ये हादसा हुआ इस वक्त तो मैं दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ना कोई मुझे अस्पताल ले गया, ना कोई दवाई दी गई, बल्कि इस दर्द को सहती रही और धीरे धीरे सहने की आदत हो गई। अब तो इस बात को भी 4 दिन हो गए थे और अब एक दफा फिर कुलसूम के आने की खबर मिली थी। न जाने क्यों इसे अपने घर में सुकून नहीं आता। हमारे घर आकर झगड़ा करवाने के बाद वो पूरी तरह मुतमईन होकर अपने घर जाती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कुलसूम जैसी औरतों को सुकून की नींद कैसे आ जाती है। अब भी यही सोच रही थी कि कुलसूम आएगी तो क्या तो कोई नया तमाशा जरूर लगाएगी, और यही बात मजीद मुझे मेरी जान निकाल रही थी। खूब आंसू बहाने के बाद मुझे मेरे दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ और मैं लंगड़ाते हुए बाहर निकली तो मैंने बावर्ची खाने का रुख कर लिया। चाहो ना चाहो काम तो करना ही था। जैसे तैसे बैठकर सब्जी काटने लगी। मेरी सास ने थोड़ी देर बाद मुझे मीठे का सामान लाकर पकड़ा दिया और कहने लगी, आज मैं गरीबों को खाना तकसीम करने जाऊंगी, इसलिए जरा ढंग से मीठा बना देना। 4 लोगों का पता चलना चाहिए कि सुगरा बेगम ने गरीबों की मदद की है। सास की बात सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। घर में मुझे 2 वक्त का खाना ठीक तरह से मुयस्सर नहीं था और मेरी सास दुनिया दिखावे के लिए गरीबों में खाना बांटने निकल जाया करती थी। तकरीबन हर जुमरात ही मैं बहुत सारा खाना बनाती जो मेरी सास गरीबों में बांटती और दुनिया की नजरों में बहुत अच्छा बन जाती। इतना अच्छा कि अगर मैं किसी को बताना चाहती कि मैं घर में भूखी हूँ तो शायद कोई भी यकीन भी ना कर पाता। जाहिर सी बात है, जो औरत बाहर के लोगों को खाना खिला रही है वो अपने घर में बहू को कैसे भूखा रख सकती है। लेकिन हकीकत क्या थी इससे सिवाय मेरे कोई वाकिफ ना था। मेरी सास इतनी चालाकी से अपने चेहरे पर मुखौटे लगाए हुई थी कि हर कोई इसे अच्छाई की मूरत में समझता था और मुझे एक बुरी औरत, क्योंकि मेरी सास ने सारे जहां में यही मशहूर कर रखा था कि मैं जानबूझकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश करती हूँ। हर थोड़े दिनों बाद मेरे घर में महफिल मिलाद होता, गरीबों के लिए बाकायदा लंगर तकसीम किया जाता और भी बहुत कुछ मेरी सास सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करती। खैर मेरे लिए तो खाना बनाना ही मुश्किल था। मैंने बड़ी मुश्किल से मीठा भी पका दिया कि चलो गरीबों का ही कुछ भला हो जाएगा। मेरी सास ने दोपहर का खाना खाया और फिर खाना और मीठा लेकर घर से निकल पड़ी। सिर्फ मैं और मेरा बेटा रह गया। मेरी सास ने सारा खाना फ्रिज में रख कर दरवाजे को ताला लगा दिया और मेरे हिस्से में कुछ भी ना आया। अलबत्ता मेरे बेटे को सास ने थोड़ा बहुत खाना खुद खिला दिया था। वो इसे हुक्म के आगे के तौर पर इस्तेमाल करती और मेरे खिलाफ करने के लिए वो इसे अपनी तरफ किया करती थी और इनका ये हरबा बहुत अच्छी तरीके से काम भी आ रहा था। मेरा बेटा मुझसे कुछ भी फरमाइश करता या खाना ही क्यों ना मांगता, मेरे पास इसे देने के लिए कुछ ना होता, जबकि सास फौरन ही इसकी गलत फरमाइश भी पूरी कर देती ताकि वो मुझसे बदसन हो जाए। और मेरा 4 साला बेटा वाकई मुझसे नफरत करने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मेरी मदद करेगा तो मार खाएगा और अगर दादी की खिदमत करेगा तो दादी इसकी हर नाजायज ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। इसीलिए वो मेरी आवाज़ के बजाय दादी की आवाज़ पर लब्बैक कहकर भागा करता था। अब भी दादी ने इसे खाना खिलाया था और दोबारा खेल में मसरूफ हो गया था, जबकि मैं खाली पेट ऐसे ही कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी नज़र में अपने बेटे पर जमी हुई थी, जैसे ही सही गलत और अच्छा बुरा किसी बात की तरबियत नहीं दी जा रही थी। इसे सिर्फ ये मालूम था कि जो दादी कह रही है वही करना है। मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत दूँ, इसकी कम उम्री से ही सही और गलत बताऊँ, नेकी और बदी समझाऊँ, लेकिन ऐसा करने से कासिर थी। वो मेरी बात सुनना तो दूर मेरे पास आना भी गवारा नहीं करता था। ऐसे देखते हुए मेरा दिल और तड़प रहा था। पाँव का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। इतने में घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। एकदम चौंक कर उठ बैठी। ये ना ही मेरे शौहर के आने का वक्त था और न ही मेरी सास इतनी जल्दी वापस आ सकती थी। इसलिए मैं सोच में पड़ गई। मेरे लिए दरवाजे तक जाना मुश्किल था और 4 साल
तुम्हारा बेटे को भी मैंने दरवाजे पर नहीं भेज सकती थी कि हालात ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते लंगड़ाते दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने खड़ी अपनी माँ को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कितनी सालों बाद मैंने अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने मुझे देखा तो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, नौरीन तुझे क्या हुआ है? मेरी माँ को तो मेरी हालत पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर अंदर ले आई, अपने पास बिठाया और कहने लगी, बता तो देती बेटी तुझे क्या हुआ है? तेरे चेहरे पर ये निशानात कैसे हैं? गर्दन पर भी नील पड़े हैं और ऊपर से तेरा पाँव ऐसे क्या हुआ? इसे क्या हुआ? मेरी माँ सवाल पर सवाल कर रही थी और मेरे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पिछले 5 सालों में मेरी माँ से सिर्फ फोन की हद तक राब्ता था, वो भी जब कभी मेरा शौहर मुझ पर रहम खाकर बात करवा देता, क्योंकि मेरा मेका दूसरे शहर में था। मेरी माँ मुझसे कई मीलों के फासले पर थी और इनकी मुलाकात शादी के बाद से अब तक हो ही नहीं सकी थी। मेरी माँ को फालिज की वजह से सफ़र करने का मसला था और मेरे शौहर ने मुझे कभी जाने की इजाज़त ही नहीं दी थी। इसलिए जब भी मेरी माँ बुलाती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती। अलबत्ता पिछले कुछ दिनों से मेरा शौहर मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं अपनी माँ के पास जाकर 15 लाख रुपए मांग कर लाऊं, लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि 5 सालों तक मैंने अपने शौहर और ससुराल का भरम रखा हुआ था। खुद पर होने वाले किसी जुल्म की भनक अपनी माँ को नहीं दी थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत कमज़ोर दिल की थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। बचपन से मेरी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, इसीलिए अपनी ज़िंदगी के हालात सुनाकर इन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। फिर मुझे तलाक के नाम से भी खौफ आता था। मेरी माँ को अगर मेरे हालात का पता चल जाता तो वो फौरन तलाक की बात करती और मैं अपने बेटे को छोड़कर वापस अपने घर नहीं जाना चाहती थी। इतना तो मैं जानती थी कि मेरा शौहर और मेरी सास कभी भी मेरे शहाब को मेरे हवाले नहीं करेंगे। बस यही सब सोचकर मैं सब्र का घूंट भर लिया, लेकिन न जाने कैसे आज अचानक ही मेरी माँ दरवाजे पर आ गई और जब इसने मेरी ये हालत देखी तो इसे ये जानने में वक्त न लगा कि मैंने आज तक किस तरह अपने हालात को इससे छुपाया है। मेरी माँ मेरे संग संग आंसू बहाती रही और कहने लगी, नौरीन तूने बहुत ज्यादती की। मैं इतनी पराई तो नहीं थी कि तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई पाती। 5 सालों से तू इस घर में इतना कुछ बर्दाश्त करती रही और तूने एक अल्फाज भी अपने मुंह से ना कहा। मेरी बेटी मुझ पर बोझ तो नहीं थी, मैं खुद तुझे आकर यहाँ से ले जाती। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मा, मेरी गोद में शहाब था। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। ये जालिम लोग इसे कभी मेरे हवाले ना करते और इसे छोड़कर आना मेरे बस में नहीं था। मेरी माँ ने मेरी बेबसी को महसूस किया और जब मेरे हर जख्म पर नजर डाली तो अपनी झोली उठाई और इसके दिल से ऐसी आह निकली कि जो सीधा अर्श से जा टकराई। और फिर कुछ ही देर बाद शादी की पहली रात ही मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरा ससुराल कुछ अजीबो गरीब सा है। मेरी सास ने मुझे उठाकर पहली रात ही जता दिया था कि मेरी हैसियत इस घर में क्या है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि खबरदार जो कभी मेरे बेटे के गले का हार भरने की कोशिश की, तुम्हारा काम जरिए आपकी खिदमत करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सास की ये बात सुनकर जहाँ मैं हक्का बक्का रह गई थी, वहीं मेरी नंद कुलसूम भी पीछे नहीं रही थी। कहने लगी, भाभी हम तो अपने ससुराल वालों की बड़ी खिदमत करते हैं। मैंने तो अपनी सास को सर आंखों पर बिठा रखा है। मेरी नंदे आती हैं तो मैं इनके पाँव तक दबाती हूँ। आप भी ऐसी ही भाभी बनिएगा। मुस्कुराकर कहती कुलसूम मुझे बिल्कुल झूठी मालूम हो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने इसे अपनी सास से झगड़ते हुए देखा था। वो बड़ी बदतमीजी से इनसे बात करते हुए कह रही थी कि आप अपने बेटे के साथ घर जाएं, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ जाऊंगी। वो शायद इसे घर चलने का कह रही थी और इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इन्हें कोई कमतर हकीर
कीड़ा समझती हो, मेरे आगे बढ़ चढ़कर कह रही थी कि मैं तो अपने ससुराल वालों की खूब खिदमत करती हूँ। मेरा दिल चाहा कि इसके मुंह पर जोर से हंस दूं, लेकिन ससुराल में पहले ही दिन में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना चाहती थी। फिर इसी रात मेरे शौहर ने भी जिस अंदाज में मुझसे बात की थी, मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने गड़बड़ करके मेरे घर रिश्ता डाला था। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्तों की कमी थी, लेकिन जरियाब की अम्मा ने मेरी अम्मा के पांव तक पकड़ लिए थे। वो मेरी अम्मा की दूर की रिश्तेदार लगती थी। किसी शादी में शिरकत के लिए हमारे शहर आई थी, वहीं उन्होंने मुझे पसंद किया और मेरी फालिजदा माँ के कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि हमें जरियाब के लिए बस नौरीन ही पसंद है। इससे अच्छी लड़की तो कोई हो ही नहीं सकती। बहन, आपकी बेटी को हम रानी बनाकर रखेंगे, बस आप इसे हमारे साथ रुखसत कर दे। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं इतनी दूर अपनी बेटी को रुखसत नहीं करना चाहती। नौरीन मेरी इकलौती बेटी है, फालिज की वजह से ज्यादा सफर भी नहीं कर सकती। इससे मिलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी सास ने इन्हें यकीन दिलाया कि मैं खुद कुछ महीनों बाद नौरीन को आपसे मिलने के लिए ले आऊंगी। मेरा बेटा तो बहुत लायक फाइक है, इसका अपना कारोबार है। नौरीन राज करेगी। आपकी बेटी है कुलसुम, वो भी शादीशुदा है, बस घर में यही होगी, महारानी की तरह रहेगी। फिर आप तो जानती हैं कि हमारा खानदान कैसा है। मेरी सास मीठी छुरी बनकर मेरी माँ को रिश्ते के लिए मनाती रही और मेरी माँ ने बिला आखिर ये सोचकर हामी भर ली कि अपने लोग हैं, अपना तो मार कर भी छाँव में ही डालता है। ये गलत कहावत है जो मुझे किसी तौर पर सही नहीं लगती। मुझे लगता है कि गैर मारे तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अपना मारे तो फूल का मारा भी कांटे जैसा लगता है। मेरी माँ ने आंखें बंद करके मेरी सास यानी सुगरा बेगम पर यकीन किया और 10 दिनों में ही मेरी और जरियाब की शादी हो गई। मेरे सर पर बाप का साया नहीं था, इसीलिए अम्मा भी चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे तरीके से हो जाए ताकि इनकी जिम्मेदारी अदा हो। शादी के बाद में रुखसत होकर सीधी ससुराल पहुंची थी और वहां आते ही मुझे सोहरा बेगम का एक नया रूप नजर आया। वो हरगिज भी वो औरत नहीं थी जो मेरी माँ के कदमों में बैठकर मेरा रिश्ता मांग रही थी। और फिर मुझे पता चला कि जरियाब की सख्त फितरत और शदीद गुस्से की वजह से इसको कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। जब भी मेरी सास ने झटपट हमारी शादी करवा दी थी। दरअसल जरियाब को एंकर पर प्रॉब्लम था। छोटी छोटी बात पर शदीद गुस्सा आना, चीजों को तोड़ देना, दूसरों पर हाथ उठाना, मारपीट करना, ये सब जरियाब की फितरत का हिस्सा था। इसी वजह से इसकी अब तक शादी नहीं हुई थी। मेरी माँ दूसरे शहर में रहने की वजह से इन सब बातों से वाकिफ नहीं थी, इसलिए मुझे जरियाब के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद ही मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि जरियाब के साथ ये मसला हद से ज्यादा था। मुझे दस्तरखान लगाने में बस 5 मिनट देर हो गई थी क्योंकि गैस हल्की आ रही थी। खाना पकने में वक्त लगता है तो और जरियाब ने दस्तरखान पर गरम सालन का प्याला उल्टा दिया और इसके बाद उन्होंने जो हंगामा शुरू किया वो देखकर मेरी जान निकल गई। मैं दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी, थर-थर कांप रही थी क्योंकि मैंने कभी किसी मर्द का गुस्सा नहीं देखा था। मेरे वालिद का काफी अरसे पहले ही इंतकाल हो गया था। एक भाई था जो अमेरिका में रहता था। मैं और मेरी माँ अकेले ही गुजारा कर रहे थे, इसीलिए शायद मैं मर्द के गुस्से से वाकिफ नहीं थी या फिर ये नहीं समझ पा रही थी कि यह गुस्सा हर मर्द को ऐसे ही आता है। जरियाब के साथ कोई मसला है। जब वो बुरी तरह पूरा दस्तरखान बिगड़ कर और सारा खाना फेंक कर घर से बाहर निकल गया तो मेरी सास ने मुझे खूब बातें सुनाई और कहने लगी कि अगर वक्त पर खाना तैयार कर देती तो ऐसा ना होता। मैंने परेशानी के आलम में सास से कहा, अम्मा आप तो जानती हैं कि आज सुबह से गैस का कितना मसला है। मैं तो कब से बावर्ची खाने में खड़ी हूँ, लेकिन बत्ती है कि बढ़कर ही नहीं दे रही थी। खाना कैसे पकता। मेरी सास मेरे करीब आई और एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारकर कहने लगी, बड़ी बदज़बान हो। मैंने तो सुना था कि शमसा की बेटी नौरीन बहुत ही तहजीब वाली इखलाक वाली है, जब भी तुम्हें रुखसत करवा कर लाई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे मुंह में गज भर की जबान है। तुम्हारी माँ तो सारे जहाँ की भोली औरत बनती है और मेरे पल्ले ऐसी लड़की बांध दी। सास की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुंह पर हाथ रखे मैं बस इनका चेहरा
देख रही थी। वो कैसे मुझ पर हाथ उठा सकती थी, और वो भी इस बात के लिए जिसमें मेरी गलती ही नहीं थी। सास भी मुझे मार पीट कर अपने कमरे में चली गई थी और मैं रोती रह गई थी। फिर मैंने सारी गंदगी साफ की थी और खाने के लिए कुछ ना बचा था। शौहर जब बाहर से वापस लौटा तो कुछ खाना लाया था जो इसने अपनी माँ के हवाले कर दिया, और वो खाना मेरी सास ने खा लिया। इसका मतलब ये था कि ये मेरा शौहर बाहर से खाना खाकर आया था और इसकी माँ ने और उसने अपनी माँ के खाने का इंतजाम कर दिया था और मुझे भूखा छोड़ा था, क्योंकि शायद यही मेरी सजा थी। मैंने वक्त पर खाना तैयार न करने का जो गुनाह किया था। और फिर धीरे धीरे मेरे शौहर की ये फितरत मुझ पर खुलती ही चली गई। शादी के 1 महीने के अंदर अंदर मेरा सब्र जवाब दे गया। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी माँ को सब कुछ बता दूं। मैं सिर्फ इनकी तबीयत की वजह से अब तक खामोश थी। फिर जब मेरे शौहर ने शादी के महीने के बाद मुझे बुरी तरह मारा पीटा, तो मुझे लगा कि अब मुझे इस वहशी शख्स के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वापसी का इंतजाम करती, अपने शौहर से अलहदगी के बारे में मुकम्मल तौर पर फैसला करती, मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। और जब ये खबर मैंने अपने शौहर को सुनाई तो वो बेइंतहा खुश हुए, अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। मुझे लगा कि वो ठीक हो गए हैं। मैं भी बच्चे की खबर सुनकर खुश थी, इसलिए मैंने इनकी हर गलती को माफ किया। लेकिन धीरे धीरे वो इनका रवैया और फिर वैसे ही हो गया। इनका जो नफसियाती मसला था वो कभी खत्म नहीं हो सकता था। इन्हें इलाज की जरूरत थी, लेकिन इनकी माँ ने इनकी शादी करवा दी थी। इन्हें गुस्सा निकालने के लिए मेरी सूरत में एक औरत मिल गई थी। जब इनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता तो वो मारपीट करते, फिर चाहे वो गुस्सा किसी पर भी क्यों ना हो। बस ऐसे ही मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी और शहाब मेरी जिंदगी में चला आया। और इसके बाद मैंने अपनी जबान को पूरी तरह ही ताला लगा लिया। पहले वो ये कहकर मुझे मेरी माँ से मिलवाने न ले गए कि तुम उम्मीद से हो, ऐसी हालत में सफर करना आसान नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने शहाब को मोहरा बना लिया। जब भी मैंने जाने की बात की तो मेरी सास कुछ भी उल्टा सीधा खिला पिला कर शहाब को बीमार कर देती और फिर मेरा जाना कैंसिल हो जाता। इसी तरह 5 साल गुजर गए थे। मेरी माँ अपने फालिज की वजह से मेरे पास नहीं आ सकती थी, लेकिन इस बार न जाने कैसे मेरी माँ मेरे दरवाजे पर चली आई थी। शायद मेरी मोहब्बत इन्हें खींच लाई थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी माँ ने पल्लू उठाकर मेरी सास और शौहर को बद्दुआ दी थी कि खुदा इन्हें गारत करे, इन्हें इनके किए की सजा मिले। मैंने अपनी माँ को रोकना चाहा, लेकिन इनका दिल मुझे देखकर तकलीफ में था। मेरा भाई अमेरिका से आया था और वही मेरी माँ को मेरे दरवाजे पर छोड़कर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए गया था। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज था कि बेटी के घर खाली हाथ नहीं आते, तो वो फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो फ्रूट और मिठाई लेकर जब घर के अंदर आया तो इसने मेरी हालत देखी तो वो एक पांव पर खड़ा हो गया कि अब तुम मजीद इस घर में नहीं रह सकती। इसने मुझे सामान बांधने का कहा था, लेकिन मैं इसे रोकती रह गई क्योंकि बात फिर शहाब की थी। अभी इस मामले में कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरे घर का दरवाजा बजने लगा। मैंने देखा तो पड़ोसी खड़ा था। कहने लगा, तुम्हारी सास गरीबों को खाना बांटने के लिए निकली थी, लेकिन एक ट्रक से इसकी टक्कर हो गई। इसकी दोनों टांगे ट्रक के नीचे आकर कट गई हैं। इसे लोग अस्पताल लेकर भागे हैं। ये सुनकर मैं घबरा गई और अपने भाई से कहा कि मुझे भी अस्पताल ले चले। मेरा भाई वैसे तो शदीद गुस्से में था, लेकिन इंसानियत के नाते वो मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ पहुंचकर थोड़ी ही देर बाद एक और अंधोनाक खबर मिली। मेरी नंद जो सास के एक्सीडेंट की खबर मिलने पर अस्पताल आ रही थी, वो जिस रिक्शे में बैठी थी वो रिक्शा पलट गया और इसे शदीद चोटें आई थी। कुछ ही देर बाद वो भी अस्पताल की इमरजेंसी में पड़ी थी। मेरे शौहर की तो खैर कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। इसलिए मैं अब तक इसे इसकी माँ के बारे में इत्तला नहीं दे सकती थी। फिर शाम के वक्त मेरा शौहर आया तो अपनी माँ और बहन को देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर मेरे भाई ने इससे तलाक की डिमांड कर दी और कहा, मेरी बहन को तलाक दो, हम इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा परेशान था।
वो रोते हुए माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि नहीं, मैं नौरीन से मोहब्बत करता हूँ, ऐसा ना करें। ये सुनकर मेरे भाई ने एक तमाचा मेरे शौहर के मुंह पर मारा और कहने लगा कि तुम्हारी ऐसी मोहब्बत की हमें ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन हम पर बोझ नहीं है। अगर ये अपने हालात हमें बताती तो हम कभी इसे तुम्हारे हवाले ही ना करते, बल्कि पहले ही रोज़ अपने साथ ले जाते। मैंने अपने भाई को कहा कि मैं कुछ वक्त अपने शौहर के साथ और रहना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरा भाई हैरान रह गया। मेरी नज़र मेरी सास पर थी, जो दोनों पैरों से माजूर हो गई थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मेरा शौहर भी जान गया था कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने शहाब के खातिर एक बार फिर अपने शौहर और सास को माफ़ कर दिया। मैं अपनी माजूर सास को घर ले आई, इनकी देखभाल करने लगी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। घर का सारा इंतज़ाम मेरे हाथ आ गया था। मैंने घर को एक बार फिर नए सिरे से अपना घर मानकर ज़िंदगी शुरू की थी। मेरे भाई ने ज़रियाब से शर्त रखी थी कि वो मुझे इसी सूरत पर यहाँ छोड़ेगा जब वो अपना इलाज करवाएगा। मेरे भाई ने इस बात के लिए राज़ी किया था कि वो अपना ट्रीटमेंट करवाए और अपने इस गुस्से पर काबू करे। डॉक्टर ने बताया कि कम उम्र में ही अपने बाप को खो देने और घर की जिम्मेदारियों के मिल जाने की वजह से शहाब एक नफसियाती मसले का शिकार हो गया था। छोटी छोटी बात पर इसे गुस्सा आ जाया करता था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र से मेहनत मजदूरी कर रहा था। इसने बाहर ज़माने की बहुत झिड़कियाँ खाई थी। अपना कारोबार सेट करने तक इसने बहुत ऊंच नीच देखी थी और इसी वजह से इसकी शख्सियत पर यह मसला पैदा हो गया था। शहाब का इलाज शुरू होने के बाद इसमें काफ़ी तब्दीली आई थी। आज मैं अपने घर में काफ़ी खुश हूँ, लेकिन वो 5 साल जो मैंने अपने ससुराल में गुजारे वो कभी मेरी आंखों के सामने घूमते हैं तो मेरे वजूद में करंट सा दौड़ जाता है। मैं सब लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी घर गृहस्थी बचाने के लिए कभी भी अपनी ज़ात को दांव पर ना लगाएं। मैं जिस हालत में अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी, मेरी जान भी जा सकती थी। मेरे पैर में जो फ्रैक्चर था वो काफ़ी अरसे बाद जाकर ठीक हो गया था, लेकिन इतने अरसे में मैंने जो तकलीफ उठाई थी वो नाकाबिले बयान थी। हम लड़कियां कभी कभी अपने माँ बाप को परेशानियों से बचाने के लिए अपने ऊपर हर तरह की परेशानियां उठा लेती हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये माशरा हमें ही बोझ कहता है। मैं हमेशा बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती हूँ, लेकिन वहीं साथ में मैं बेटों की माँ से ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेटियों के अच्छे नसीब के साथ साथ बेटों की अच्छी तरबियत भी ज़रूरी है। अपने बेटों को अच्छी तरबियत करें और अगर इनकी साथ ज़हनी मसाइल हैं और इनकी शादी करने के बजाय इनका बाकायदा इलाज करवाएं, ताकि किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।